हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12th की क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, ये यूपी बोर्ड एग्जाम्स की क्लास है जिसमें आप लोग अपने क्लास 12th की जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का जो है 8वां लेसन है। इससे पहले के जितने भी लेसन है सभी लेसन के वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग लेसन वाइज मिल जाएगा, आराम से देख सकते हैं। आज का हमारा जो हमारा लेसन चल रहा है ये है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आज हम बात करने वाले हैं जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनके गुणधर्म क्या है। तो गुणधर्म में आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स होता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इनके प्रमुख रासायनिक गुणों का उल्लेख करेंगे और उन्हीं अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, तो ये इन सभी अभिक्रियाओं को हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनके हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर इसमें देखा जाए इनके भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुणों में सबसे पहली बात यह है कि C1 से लेकर के C9 यानी जो भी इनके यौगिक होते हैं, एक कार्बन से लेकर के और 9 कार्बन तक के जो यौगिक होते हैं संगत यानी समजात यौगिक, जैसे मान लीजिए HCOOH हो गया, दूसरा CH3COH हो गया, यानी जैसे जैसे क्रम से हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं उसी को कहा जाता है समजात यौगिक। ठीक, तो इसे यहाँ दिया है C1 से लेकर के C9 तक के सदस्य समजात रंगहीन द्रव होते, यानी इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं समजात यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी किसी में कोई रंग नहीं होता है, मतलब जल के समान होते हैं और द्रव होते हैं। और आगे कहा गया इनमें प्रथम 3 सदस्य यानी जो प्रथम 3 सदस्य है जैसे HCOH, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये 3 सदस्य जो होते हैं तीक्ष्ण गंधयुक्त होते हैं, यानी इसमें बहुत ज्यादा गंध होती है। इसके अलावा जो और सदस्य होते हैं इनमें भी गंध होती है, यानी इनमें कुछ ज्यादा ही होती है। जबकि उच्च सदस्य की अगर हम बात करें तो ये तो मान लीजिए निम्न सदस्य हो गए। जो उच्च सदस्य होते हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो उच्च सदस्य होते हैं ये मोम जैसे ठोस होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है विकल्प के रूप में पूछा गया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनके उच्च सदस्य किस फॉर्म में होते हैं। तो ध्यान रखना, उच्च सदस्य जो होते हैं ये मोम जैसे ठोस होते हैं, जबकि निम्न सदस्य जो होते हैं ये द्रव होते हैं। समझ में आ गई बात। अगला देखते हैं, इनमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो जो इनमें निम्न सदस्य होते हैं इनमें प्रबल H बंध पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण जो है जल में विलय होते। आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। लेकिन ये बात आपको पता है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, H बंध पाया जाता है, वो यौगिक जो है जल में विलय होते हैं। अब जिनमें H बंध नहीं बनता है वो जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में तो विलय होते ही होते हैं। तो ऐसे इनमें भी है कि H बंध पाया जाता है जिससे ये जल में अत्यधिक विलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में भी विलय होते हैं। ऐसा नहीं कि जल में विलय होगा कार्बनिक विलायकों में नहीं विलय होगा। अरे जब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक जल में घुले या ना घुले, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। आगे अणुभार बढ़ने पर जैसे मान लीजिए निम्न सदस्य जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनमें जल में विलयता घटती जाती है। समझ में आ गई बात। तो ये तो थे इनके कुछ प्रमुख भौतिक गुण जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। अब हम इनके प्रमुख रासायनिक गुणों की बात करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है आपको ठीक से पता है, इसका जनरल फार्मूला होता है RCOOH। ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। गौर से समझ लीजिए क्योंकि ऐसे आप रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला RCOOH होता है। तो अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है इसको आप जनरल जान लीजिए। पहली अभिक्रिया जो देगा, ये पहले टाइप्स की अभिक्रिया जो होगा आप जानते हैं RCOO, इसमें एक H बॉन्ड है। ग्रुप देखा जाए तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बनता है, यानी एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, यानी पहली प्रकार की अभिक्रिया होगी तो केवल सिर्फ व सिर्फ
इस हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन या जो भी अदला बदली करना होगा, पूरा ग्रुप सेम रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन पे चेंजिंग होगी और इस टाइप की अपक्रिया आपको देखने को मिलेगी, पहले टाइप की अपक्रिया। और दूसरे टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे, आप जानते हैं इसमें यहां से अगर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O और उसके बाद OH समूह। भाई इसमें आपको यहाँ पे OH समूह देखने को मिलेगा, यानी एक अब दूसरे टाइप की जो अपक्रिया मिलेगी, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ इतना ग्रुप जो है हटेगा यहाँ से और इसकी जगह पे नया लगेगा, तो दूसरे टाइप की अपक्रिया यहाँ से होगी। और जो तीसरे टाइप की अपक्रिया आपको देखने को मिलेगी, ये जैसे ये ग्रुप यहाँ से है भाई, अब की ये यहाँ से टूटा, अब की बार C ये यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन परमाणु लगा है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर आपको अपक्रिया जो है देखने को मिलेगी। कहने मतलब जो इसमें कार्बोनिल समूह लगा है, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर जो लगा है, इस कार्बोनिल ये डबल बॉन्ड वाले पर कार्बोनिल समूह से अपक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और जो चौथे टाइप की अपक्रिया है वो सीधा COOH, यानी ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये R से जो है ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से पूरे समूह की अपक्रिया, यानी पूरा समूह हट जाएगा, यहाँ की अपक्रिया देखने को मिलेगी। और एक टाइप की और अपक्रिया है वो जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो R लिखा है, R आप जानते हैं ये आपका होता है भाई, R रहेगा, CH2 रहेगा, फिर CH2 लिखा रहेगा, तो ये जो एल्किल समूह होता है इस COH में कुछ नहीं होगा, बस केवल इसी एल्किल समूह में अदला बदली होगी। ये आपको पांचवें टाइप की अपक्रिया देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? एक अपक्रिया आपको एल्किल समूह में देखने को मिलेगी, इस टाइप की अपक्रिया। एक अपक्रिया आपको R और C के मध्य जो ब्रेकिंग होगा, यहां से अपक्रिया देखने को मिलेगी। एक टाइप में जो इसमें कार्बोनिल समूह आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर अपक्रिया देखने को मिलेगी, इस टाइप की। एक अपक्रिया आपको ये OH ग्रुप हटेगा, इस टाइप की अपक्रिया मिलेगी। एक अपक्रिया ये लास्ट वाला केवल हाइड्रोजन ही हटेगा, तो यहाँ से अपक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो ये इतने टाइप की अपक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अब हम बारी बारी करके इनमें अगर एक एक रिएक्शन बताएंगे तो ये 5 रिएक्शन होगा। देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम रासायनिक गुण में सबसे पहले OH समूह, यानी जो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह होता है, इसके हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया देखेंगे। तो इस हाइड्रोजन परमाणु में जो हम पहला रिएक्शन देखने वाले हैं, सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे क्षारों के साथ अपक्रिया, यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये क्षारों के साथ अपक्रिया करता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसीलिए जो है, अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, क्या नाम लिखा है भाई, इसका नाम ही होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे अम्ल लिखा है तो क्या क्षार हो जाएगा? क्षार नहीं होगा, ये अम्ल होगा। तो पक्का है, जब ये खुद कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है, अम्ल है, तो क्षार के साथ अपक्रिया श्योर है करोगे। तो अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ये सबको पता है। तो बस वही अपक्रिया यहाँ भी होगी। तो कहने मतलब अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो RCOOH ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कोई भी क्षार ले लो, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्षार ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम अपक्रिया कराएंगे, देखो भाई अपक्रिया बड़ा आसान है, आपको पता है RCOO अगर देखा जाए तो H पॉजिटिव बनेगा और यहाँ ये नेगेटिव होगा। जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है आपको पता है नेगेटिव चार्ज में होता है। और NaOH की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। इतना तो पता है कि Na हमेशा धन में आएगा और OH नेगेटिव में। तो कुछ नहीं करना है, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव लगा देना है और इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव लगा देना है, बस। तो RCOO Na बन जाएगा और HOH बन जाएगा। तो सीधा सा आपका जो कंपाउंड बनेगा RCOO Na और H2O। ये आपका, आप कहते हैं इसको कह सकते हैं साल्ट, जो कि एक प्रकार का लवण है, और ये वाटर है। और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको पता ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने मतलब ये हाइड्रोक्साइड बेस है, क्षार है, ये अम्ल है। अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो वही यहाँ पे बना है, कुछ नया नहीं बना है, ठीक है। चलिए दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरी अपक्रिया है धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी पहले अपक्रिया में हमने देखा क्षारों के साथ अपक्रिया किया है, और दूसरे में अब हम देखेंगे ये धातुओं के साथ किस प्रकार अपक्रिया कर। भाई सीधी सी बात है,
RCOOH। इस पर अगर हम Na मेटल्स के साथ अपक्रिया कराते हैं 2 पार्ट के लेकर के, तो होगा क्या? अरे होगा क्या, हाइड्रोजन निकलेगा, ये Na यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOONA और साथ में H2 गैस बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई इसमें कुछ नहीं करना है, सोडियम मेटल्स आप लिए हैं और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर Na लग जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और ये आगे हमने 2 लिया है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस बना लेगा। बस इतने काम करना है इसका। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए ये तो मेन इंपॉर्टेंट अपक्रिया थी, जो आपके OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया थी। अब हम देखते हैं पहली अपक्रिया हम इसमें देखें। देखो OH समूह की अपक्रिया आप जानते हैं, अभी तक आपने देखा OH के H की अपक्रिया, केवल हमने इसमें हाइड्रोजन हटा के अब रिएक्शन दिखाया है। अब हम अपक्रिया देखेंगे OH समूह की अपक्रिया, यानी पूरा OH जो है इन्वॉल्व होगा, और इसमें सबसे पहले हम ईस्टरीकरण देखेंगे। तो ये ईस्टरीकरण होता क्या है इसको जान लीजिए। देखो आपका ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, RCOOH है, इस पर आप अल्कोहल की अपक्रिया करा दीजिए। किसकी? अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला R-OH, यहाँ डैश लगा दे रहे हैं ताकि डिफरेंट रहे। तो ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये अल्कोहल है, ये है अल्कोहल, और ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जानते हैं भाई, क्या जानते हो? इन प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, या आप निर्जल कुछ भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, यहाँ पे ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस में H2SO4 ही लिया जाता है। इसमें आप जब अपक्रिया कराएंगे तो आपको अच्छे से पता है, क्या पता है? देखो H और OH, अरे ये OH है और यहाँ का H है, आराम से H2O निकाल दो तो बचा क्या है? RCOOR बचा है। इतने तो बचा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको निकाल दो, RCOOR डैश और प्लस H2O अलग कर दो। ये आपका जो बना है ये ईस्टर है, एक प्रकार का ईस्टर है। तो कुल मिला के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, तो आराम से इसको लिखोगे। कैसे लिखना? यही है कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ निर्जलीक कारक की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? निर्जलीक कारक, यानी जो इसमें से जल को बाहर करे, निर्जलीक कारक की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अपक्रिया कराते हैं, तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। ईस्टर का बनना ईस्टरीकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो बस इतना ही लिखना है कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4 या निर्जलीक कारक की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। ईस्टर का बनना ही ईस्टरीकरण कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात कि ईस्टरीकरण होता क्या है? भाई ईस्टर का बनना ईस्टरीकरण, और क्या कोई नई बात है? तो ये आपका ईस्टरीकरण हो गया। एक और देख लेते। आपको एक चीज में खास बात देखने को मिला होगा कि यहाँ पर हमने जो दिखाया है कि यहाँ का OH लगा है, देखो बात एक ही है, यहाँ का ना OH लग करके रियल में ये यहाँ का OH लगा, यहाँ का OH लगा है और यहाँ का H लगा है, और ये RO जो है इसके साथ बैठ करके बना लिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अब की बार यहाँ का OH निकला है, ठीक? अरे यहाँ का निकला है, वहां का निकला है, बात तो वही बनेगा, प्रोडक्ट आपका वही आएगा, ठीक? चल दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन, यानी जो हमारा ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हाइड्रोजनों के साथ जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, मतलब अदला बदले की अपक्रिया करते हैं। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया चलिए करके देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजनों के साथ प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, भाई यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लेंगे, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के जो फास्फोर PCl3 व PCl5 या SOCl2 लेंगे, यानी इस टाइप के जो है हम हाइड्रोजन वाहक लेंगे, ना कि सीधा सीधा हाइड्रोजन लेंगे। तो देखो इसमें पहला रिएक्शन देखिए, सबसे पहला रिएक्शन हम लिए हैं RCOOH, ये जनरल है। इस पर अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, किससे? PCl5 से। ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कौन सा क्लोराइड है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। गौर से समझिएगा। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी अपक्रिया करता है तो POCl3 बनाता है, इस बात को याद रखना। तो आप POCl3 बनेगा, एक तो आपका RCOCl बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पूरा OH हटेगा
भाई OH हटेगा तो RCO बचेगा, एक Cl उठा के लगा देंगे तो ये RCOCl बन जाएगा। दूसरा हमारा POCl3 बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। अरे कुछ करना है, इसमें तो 2 क्लोरीन निकाल लो तो बचेगा PCl3 बचेगा, इसका एक ऑक्सीजन उठा के बीच में लगा देना तो POCl3 बन जाएगा। और 2 क्लोरीन निकाले हो तो जहां से OH निकाल रहे हो वहां एक लगा देंगे तो RCOCl बन जाएगा। एक H यहाँ का बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है, आराम से एक Cl यहाँ लगाए हो, एक गैस के साथ लगा दो तो हमारा बन जाएगा HCl। तो ये जो बना है भाई RCOCl, ये जो है एसिड क्लोराइड है। क्या है ये? एसिड क्लोराइड बना हुआ। ये हमारा जो बना है एसिड क्लोराइड, भाई Cl लगा है तो क्लोराइड होगा। और ये फास्फोरिल क्लोराइड है, इसका नाम याद कर लेना, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये Cl को तो आप जानते ही हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। समझ में आई बात कि नहीं? और ये PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको तो जानते ही हो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए RCOOH के साथ PCl3 की क्रिया करा देते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 कौन है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें भी वही बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। और दूसरा जो है H3PO3 बनेगा। इसको आप याद कर लेना, 3 पार्ट की यहां से ले लो और 3 ये भी बन जाएगा। तो ये आपका RCOCl बन जाएगा। अरे 3 क्लोरीन है, 3 आगे ले लिए तो RCOCl बनाएगा, 3 Cl लग गया तो 3H 3O यहां से निकलेगा। अगर 3 है, 2 निकाल रहे हो OH तो 3H हो जाएगा, 3 आगे लिए हो और 3 आगे लिए हो तो 3O हो जाएगा तो H3PO3। अरे यहाँ PA तो बच रहा है, तीनों यहीं लग गया है तो PO3 बन जाएगा। ये है फास्फोरस अम्ल, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल। और इनको जान ही रहे हो, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इनको जान ही रहे हो। तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन क्रिया किस प्रकार से ये हाइड्रोजनों के साथ प्रतिस्थापन क्रिया देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहेगा, एग्जाम में अक्सर ये जो है पूछे जाते हैं। लिखोगे कैसे? आप लिख सकते हैं कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया PCl3 या PCl5 के साथ कराते हैं, किसके साथ करा रहे हो? PCl3 और PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें एसिड क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, तीसरे टाइप की अपक्रिया हम देखते हैं। हमने आपको कहा था ना CO समूह की अपक्रिया, भाई एक कार्बोनिल समूह की अपक्रिया भी करते हैं। कैसे करते हैं? चलिए एक रिएक्शन देखते हैं और इस रिएक्शन का नाम है अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन ये जो अपचयन अपक्रिया करते हैं वो कैसे करते हैं? देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। इस पर अगर हम भाई इसका अपचयन कराएंगे, हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन लाओगे कहां से? तो हमें पता है कहां से लाना है, LiAlH4। एक सबसे बढ़िया जो है, अब चाय की यूज कर लीजिए, LiAlH4। LiAlH4 से जितनी आवश्यकता हो उतना हाइड्रोजन ले लो। ठीक, तो इसमें हमें इस कार्बोनिल ग्रुप की अपक्रिया दिखाना है, मतलब ये पूरा OH यहां से हटा देना है और इसी CO समूह पर जो है रिएक्शन दिखाना। तो इसमें होगा क्या, गौर से देखिए भाई, ये OH लिखा है, यहाँ पे OH लिखा है। अगर एक हाइड्रोजन पकड़ा देंगे इसको तो ये H2O बना लेगा। अरे OH लिखा है, एक हाइड्रोजन पकड़ाओगे ये H2O बना लेगा। और ध्यान सुनिए, एक 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे CH2 बन जाएगा और एक हाइड्रोजन इस O को दे देंगे OH बन जाएंगे। तो कुल मिला के यहां से जब तोड़ेंगे तो हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अरे एक हाइड्रोजन OH को दे दिए, H2O बन गया, और 2 हाइड्रोजन कार्बन के बगल लिख देंगे, मतलब ये R है और ये C के बगल 2 रखोगे CH2 बन जाएगा। और इस ऑक्सीजन के बगल एक रख देंगे तो इस ऑक्सीजन के बगल एक रख दीजिए, OH बन जाएगा। तो हमें 4 नेसेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन की जब आवश्यकता पड़ती है तो LiAlH4 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? LiAlH4। तो ये आपका एल्कोहल है। क्या है?
एल्कोहल बना है, प्राइमरी एल्कोहल, और ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ही है, इसको भी नहीं पहचानते हो तो आप लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का चयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप चयन कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है या प्राइमरी अल्कोहल बनता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपको हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये OH नहीं अबकि ये कार्बोनिल समूह रिएक्शन क्या है, तो इस टाइप की अपक्रिया जो है CO समूह की अपक्रिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसी को जान लीजिए। इसके बाद हम अगले टाइप की अपक्रिया की बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगले टाइप की जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है COOH समूह की अपक्रिया। आप जानते हैं हमारा जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH होता है, तो इसमें जो ग्रुप लगा होता है COOH समूह, इसकी हम अपक्रिया जानने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसमें हम जो देखने वाले हैं वो हंस डीकर अपक्रिया है। एग्जाम में आपके हंस डीकर अपक्रिया या हंस डीकर अपक्रिया खूब नंबर लगा के पूछा गया है। ये एक प्रकार का नोमेन अपक्रिया है। अब नोमेन अपक्रिया होती क्या है, नाम से पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसको लिखना कैसे है हंस डीकर अपक्रिया में, बस सीधी सी बात। देखो बच्चों, हंस डीकर अपक्रिया में हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण यूज करते हैं। कौन सा लवण यूज करते हैं? सिल्वर लवण यूज करते हैं, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया Cl2 या Br2 के साथ कराते हैं। कब कराते हो? जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब हमें जो है RX बनता है, मतलब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कैसे बनता है चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारा है RCOOAG, इसका नाम है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिड का सिल्वर लवण। आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक, हिंदी में लिख लो अंग्रेजी में लिख लो, अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण। भाई मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इस पर आप Cl2 की क्रिया करा दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम मत भूलना, इसका याद कर लेना। और ध्यान सुनिए, कुछ नहीं करना है, एक तो ये R होगा, एक Cl ले लेंगे, RCl बन जाएगा हमारा RCl, ठीक। और दूसरा एक Ag होगा, एक Cl होगा, AgCl बन जाएगा। और तीसरा, अरे तो CO2 बेचारे क्या करेंगे, मुंह पूछ के जाएंगे, CO2 बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये हमारा एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड। और ये कौन है? ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। और बगलिया कौन बना है? कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या करोगे? गर्माओगे और क्या करोगे? गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड भी बता सकते हो। भाई अब ये तो कंफर्म है, यहाँ पे Cl लिए हैं, अगर X लिए होते तो हैलाइड बताते। एल्किल क्लोराइड बनता है। इस प्रकार एल्किल क्लोराइड का बनना यह अपक्रिया हंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? हंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। नाम याद रखना, बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो देख रहे हैं रिएक्शन, इसमें आपका पूरा COOH समूह इन्वॉल्व हो रहा, तो इसमें अगली जो अपक्रिया है वो है NH3 के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? NH3 के साथ अपक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ध्यान से देखना क्योंकि समझ में ये कम आता है। कैसे? चलो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया, आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा। देखो यहाँ पर ये हमारा जो RCOOH है, इसकी हम अपक्रिया NH3 से कराएंगे। किससे कराओगे? NH3 अमोनिया से, ठीक। तो जब इस अमोनिया की अपक्रिया इनके साथ कराओगे तो बन जाएगा RCOO। देखो ये NH3 है, ये हाइड्रोजन ले लेगा और बना लेगा NH4। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ये मोनोकार्बोक्सिलिक अमोनिया को अपने में जोड़ लेगा, ये बना लेगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना लेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना लेगा, ठीक। और जब इसको हम गर्म कर देंगे, क्या कर दोगे? गर्म कर दोगे। तो गर्म कर दोगे तो क्या होगा? पानी निकले है मसेर का, तो इसमें से H2 निकल जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ आराम से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCO बचेगा। अरे O निकल ही गया 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ NH2 बचेगा। क्या बचेगा? NH2। ये एसिटामाइड है, क्या है ये? एसिटामाइड। समझ में आई बात कि नहीं? भाई ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से अमोनियस क्रिया कराई, एडिशनल प्रोडक्ट दिया,
और ये एडिशनल प्रोडक्ट जैसे हीट करोगे तो इसमें से H2O निकल जाएगा, जो निकलता है नीचे माइनस लगा के लिखा जाता है, और एस्टामाइड RCONH2 बन गया। और ध्यान सुनिए, अभी रुका नहीं रिएक्शन, आपको रहाइश नहीं हुआ, आप और गर्म कर दिए। कब? इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटा स्थिति में गर्म कर दी। स्थिति में गर्म करोगे तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ये भी लेके लुढ़का लेगा, अरे H2O बना लेगा, तो बचेगा क्या? RCN बचेगा, और क्या बचेगा? तो ये बन जाएगा आपका RCN और प्लस H2O। तो कितना बढ़िया रिएक्शन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, आप ये अमोनिया के साथ कराए तो पहले ये एडिशनल प्रोडक्ट दिया, योगात्मक अपक्रिया दिया, और योगात्मक जैसे अपक्रिया दिया आपने गर्म कर दिया तो इसमें से H2O निकला, RCONH2 बन गया, एस्टामाइड बन गया, और एस्टामाइड बनते ही आपने P2O5 ले लिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि निर्जलीकारक है। तो इसकी उपस्थिति में जब आप गर्म कर दोगे तो फिर H2O निकालेगा, ये 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो बचा क्या? RCN बचा है, और क्या? अरे R बचा है, C बचा है, N बचा है, O तो निकल गया, H निकल गया, तो RCN ये है एल्किल साइनाइड, इसका नाम है एल्किल साइनाइड। तो आप लिख सकते हैं, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं और फिर गर्म करते हैं तो हमें जो है एस्टामाइड प्राप्त होता है, और एस्टामाइड को जब P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड बनता है। समझ में आ गया अपक्रिया? तो इसमें आपने देखा कि भाई ये हमारा पूरा COOS समूह इन्वॉल्व हो रहा है। एक दूसरे टाइप की अपक्रिया देख लेते हैं, जो हमने कहा था एल्किल समूह केवल भाग लेता है। देखो बच्चों, ये 5वें टाइप की अपक्रिया है, जिसमें हमने कहा था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा इसका जो है सीधा सीधा R इन्वॉल्व होगा। कौन इन्वॉल्व होगा? R। आपके ग्रुप जो है, देखो ये जो हमारा RCOOH था, अभी तक जो रिएक्शन देखे हैं सबसे देखे, अब हम इनकी अपक्रिया देखें, किसकी? R की। तो R की जो रिएक्शन देखेंगे, एक रिएक्शन जो आपके एग्जाम में हर साल जो है दूसरे तीसरे साल जो है नंबर लगा के पूछा गया है, नॉमन रिएक्शन है, वो है आपका हेल-बेल्हार्ड-जेलेस्की अपक्रिया, यानी हेल-बेल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। इसको एक शॉर्टकट नाम दे देता है आपके एग्जाम में HVZ अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? HVZ रिएक्शन। ये खूब पूछा गया है, आप आंसर उठा के देख लीजिए, चाहे जो क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके लगा हुआ। तो ये HBZ रिएक्शन क्या होता है, हेल-बेल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम देखो। एक चीज ध्यान रखना, ये HBZ अपक्रिया जो है, इसमें जब अपक्रिया कराते हैं तो ये निम्न समजात रिएक्शन नहीं करते, ये उच्च समजात, मतलब 2, 3, 4 कार्बन वाले यौगिक जो बड़े यौगिक होते हैं, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये Cl2 या Br2 के साथ अपक्रिया देते हैं, और ये जो है या तो सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया करते हैं, या जो है विभिन्न उत्प्रेरक, या तो फास्फोरस है, या आयरन है, या आई है आयोडीन उत्प्रेरक की, यानी इस टाइप के जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, इनकी उपस्थिति में ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हेल-बेल्हार्ड-जेलेस्की अपक्रिया कहलाती है। कैसे होती है जरा देख लेते हैं। देखो, उच्च समजात का मतलब हुआ RCH2COOH, मतलब अब की बार ऐसा थोड़ी है कि केवल R लगा के CH, यानी यहाँ पर कुल मिला के RCOH नहीं, देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ भी R लगा है, यानी अभी और भी होगा। तो एक बड़ा वाला कंपाउंड लेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन हो। उच्च समजात का मतलब हुआ कि जिसमें ज्यादा कार्बन वाले हो, और इस पर हम जो है, देखो इस पर हम जो है Cl2 की क्रिया कराएं, किसकी? क्लोरीन की। अब Cl2 की क्रिया कराओगे, या तो आप सूर्य का प्रकाश लेंगे, और या फिर फास्फोरस ले लीजिए, या सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के लिए Hb लिखा जाता है। भाई सूर्य का प्रकाश का जो फार्मूला Hb होता है, Hb एक फोटॉन होता है, तो इसकी उपस्थिति में कराएंगे। तो ध्यान सुनिए, बड़ा आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। जब आप रिएक्शन कराओगे तो अब की बार ग्रुप में रिएक्शन नहीं होगा, अब की बार जो हमारा एल्किल समूह है, एल्किल समूह में रिएक्शन होगा क्या? यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ सेल बना, समझ में आ गया नहीं? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, अरे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन सेल बना लेगा, और जहां से हाइड्रोजन निकले वहां क्लोरीन एक दूसरा वाला लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा RCHCl और COOH। तो इसका जो नाम होगा अल्फा क्लोरो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया नहीं भाई? भाई देखो, ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन लगा है,
तो अल्फा क्लोरो क्या लगा, क्लोरीन अल्फा क्लोरो, ये अल्फा है, अल्फा क्लोरो और बाकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। कुछ नहीं करना है, फिर वही एक काम कर देना है। क्या कर देना है भाई, अरे फास्फोरस की उपस्थिति में या Hb के साथ और Cl2 की अपक्रिया करा देना है। दोबारा जब Cl2 की अपक्रिया कराओगे तो फिर HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, अरे ये वाला हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन के साथ Cl बना के निकलेगा। अब की बार दूसरा वाला क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, फिर तो बन जाएगा RCCl, एक Cl यहाँ और COOH। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अल्फा कामा अल्फा डैश। अरे एक अल्फा इसके लिए लगाए और दूसरा इसके लिए लगाए, अल्फा डैश और दो जगह क्लोरो है, डाई क्लोरो, और बाकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई क्लोरो अम्ल, अम्ल कह दो चाहे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कह दो, आप लिख सकते हो अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब आपने देखा कि सब में केवल जो है ये RCH2 ही इन्वॉल्व हुआ है। तो ये रिएक्शन आप लिखोगे कैसे, लिखना बड़ा आसान है। कह सकते हैं कि जब हम उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी उच्च समजात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य के प्रकाश या फास्फोरस, Fe, आयोडीन आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो है अल्फा क्लोरो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो अम्ल बनता है। यह क्रिया HBZ रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो बच्चों ये तो थे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कितने ये रासायनिक अपक्रिया देते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे रिएक्शन समझ में आ गए। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।